हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल राज। और आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे क्लासरूम में पढ़ाता हूँ सेम वैसे ही मैं अभी आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान घरों पे पढ़ाई कर भी रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अब से कम पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए सभी शिक्षक तरह तरह से मटेरियल भेज रहे हैं ग्रुप में। तो मैंने भी भेजा है क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि सिर्फ मटेरियल भेजने से नहीं होगा। तो चूंकि जो मेरा विषय है भूगोल, तो थोड़ा उसमें मानचित्र कार्य भी ज़रूरी है। तो जो भी मैंने भेजा है क्लास वाइज मटेरियल, उसमें आज मैं सबसे पहले क्लास 9th के लिए आज मैं मानचित्र कार्य को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन ये जो मानचित्र कार्य है ये क्लास 9th ही नहीं, बल्कि क्लास 10, 11 और 12 एंड मोर देन हायर क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस जो भी मानचित्र कार्य मैं बताऊंगा उसको आप सभी क्लास के स्टूडेंट्स कक्षावार आप लोग ध्यान देंगे। एक और ज़रूरी बात, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो घर बैठे आप लोग सब इसका लाभ ले पाएंगे। खैर, तो आज हम क्लास 9th की NCERT भूगोल से मानचित्र कार्य को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मैंने पिछले सप्ताह ही क्लास 9th के चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी मटेरियल था वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मानचित्र। मानचित्र में जैसा कि है, पहला प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को दर्शाइए। इसके अलावा एक और प्रश्न इसी के साथ है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है। तो अब हम शुरू करते हैं। आप लोगों को एक मानचित्र लेकर के साथ में बैठना होगा। तो मानचित्र की सहायता से मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए मानचित्र पर। यह हमारा भारत का मानचित्र है। इस तरफ भारत के मानचित्र के ठीक दाहिने ओर जो नीला वाला भाग है, यह है हमारा क्या, बंगाल की खाड़ी। ठीक, भारत के मानचित्र के ठीक दूसरी तरफ मतलब कि बाएं तरफ यहाँ पर है अरब सागर। अरब सागर आप लोग आराम आराम से समझिए। मैं काफ़ी विस्तार से बताने का प्रयास भी करूँगा और हड़बड़ाहट की बात नहीं है। जहाँ पर अगर दिक्कत भी हो तो आप लोग प्ले बैक करके इसको बार बार समझ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, इस अरब सागर सॉरी इस बंगाल की खाड़ी में ये वाला भाग छोटा छोटा जो बिंदु है ना, ये वाला, ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्लियर, बंगाल की खाड़ी यहाँ है, भारत के मानचित्र में बंगाल की खाड़ी यहाँ है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ है बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर यहाँ है और इसमें स्थित लक्षद्वीप, देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप भी है, लक्षद्वीप समूह। बस क्लियर।
अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है, या फिर मानचित्र पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जो भारत का मानचित्र है इसके अंतर्गत जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत देशों को दर्शाएं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से 4 देश है। मुख्य रूप से 4 देश है। पाकिस्तान जो भारत के पश्चिम भाग में है, पाकिस्तान। इसके बाद में नेपाल, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल। इसके बाद में है भूटान, छोटा सा देश है, इवन सबसे छोटा देश है। इसके बाद में आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश छोटा सा देश है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से 4 देश सम्मिलित हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। जबकि भारत के पड़ोसी देशों में इन 4 देशों के अलावा भी देश है, जिसमें आपको पाकिस्तान के ठीक ऊपर में है अफगानिस्तान, चीन, नेपाल तो है ही, भूटान, बांग्लादेश भी है ही, और म्यांमार तथा श्रीलंका। श्रीलंका भी भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, या फिर प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उन्हें दर्शाए, या किसी एक राज्य को भी दे सकता है। तो इसके लिए हम भारत का राजनीतिक मानचित्र को उठाएंगे। जैसे मेरे सामने हम एटलस भी खोल के बैठे हैं, मेरे सामने एक एटलस है, ये भारत का मानचित्र का कंप्लीट इसमें राजनीतिक मानचित्र है। इसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले दाहिने से या फिर पूर्वी भाग से। ठीक है, तो पूर्वी भाग में ये वाला जो राज्य है छोटा सा, ठीक है, ये राज्य मैं थोड़ा सा और नज़दीक ले जा रहा हूँ, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। ये राज्य छोटा सा, ये है मिजोरम, इसके ठीक बगल में है त्रिपुरा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कुछ ऐसे, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर आगे बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे आगे बढ़ेंगे, और गुजरात। महाराष्ट्र में नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से ही जाएगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, फिर ये ऐसे पार कर जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से कितने राज्य हुए? गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5, त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। तो कुल मिलाकर के 7 प्रमुख राज्य है जिनसे कि भारत का या भारत से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि इनमें दिए गए भारत के मानचित्र में, है ना, कर्क रेखा गुजरने वाले, कर्क रेखा गुजरने वाला कोई एक राज्य को दर्शाएं, या फिर हो सकता है पूछ दे कि मानचित्र में के अनुसार राज्यों का नाम भी दे सकता है, और पूछ देगा कि इन राज्यों को दर्शाएं। तो आप यहाँ से ऐसे करके आप लकीर को दिखा सकते हैं। क्लियर? एक चीज़ और, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को लगभग, ना कि बराबर बराबर, ठीक है, लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। कर्क रेखा के ठीक ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में
पड़ने वाले जो भाग है वो कहलाते हैं उत्तरी भारत, जबकि कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में पड़ने वाले जो राज्य है वो कहलाते हैं आपको, या फिर भाग जो है वो कहलाते हैं दक्षिण भारत। जैसे देखिए इस खाली मानचित्र में देखिए मैंने अभी अभी दर्शाया है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा के ठीक उत्तर में कौन सा है महाद्वीप, कौन सा भाग है, तो उत्तरी भारत कहलाता है ये भारत, और कर्क रेखा के दक्षिण में है दक्षिणी भारत, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न अक्षांशों को दर्शाएं, या फिर ऐसे समझिए कि जो भारत को के जो सबसे उत्तरी अक्षांश, मतलब भारत किस अक्षांश में पड़ता है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को दर्शाएं, या पूछ सकता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को दर्शाएं, या 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को दर्शाएं, या फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को दर्शाएं, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत के मानचित्र में दर्शाएं, या फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत के मानचित्र में दर्शाएं। तो 4 मुख्य पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है अक्षांश के मामले में, या अक्षांशीय विस्तार को हम कैसे जानेंगे और देशांतरीय विस्तार को, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ है, यहाँ पर सबसे नीचे वाला भाग, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। विस्तार कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। 37 ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, क्लियर। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब आएगा अगला प्रश्न की देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार कैसे है, यहाँ ये वाला भाग किनारे वाला गुजरात का सबसे अंतिम सीमा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, यहाँ पर ये वाला भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आप लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मैप में आप लोगों को उतने अच्छे से नहीं भी दिख रहा होगा मेरी लिखावट, तो आप लोग मेरी बातों को सुन करके भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, या एक मानचित्र में आप लोग इसको लिख सकते हैं। हालांकि मैं दिशा तो बताते ही चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से 4 चीज़ पूछा जा सकता है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पर है सबसे दक्षिणी भाग भारत का, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पर है जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है। उसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात के सबसे अंतिम छोर है ना, और उसके बाद में 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश का सबसे अंतिम छोर, क्लियर। इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है कि भारत से गुजरने वाला मानक याम्योत्तर रेखा, या फिर मानक मध्याह्न रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, को दर्शाएं, ठीक है। तो भारत, आप पूछिएगा कि सर ये मानक याम्योत्तर रेखा क्या है, तो मैं
पिछले क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, और जो मैंने मटेरियल दिया है उसमें भी आप लोगों को है उसमें सारा ब्यौरा, लेकिन मैं शॉर्ट में यही बता दूंगा कि जो मानक याम्योत्तर रेखा एक ऐसा रेखा है जिसे कि पूरे भारत में, कंप्लीट भारत में एक मानक समय माना गया है। मतलब उस रेखा से गुजरने, उस वो जो रेखा गुजरती है भारत से, उसी रेखा के गुजरने से भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों में कंप्लीटली एक ही मानक समय को माना गया, क्योंकि भारत का जो विस्तार है काफ़ी बड़ा विस्तार है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। तो इतने बड़े देश में समय का बहुत ही अंतर देखने को मिलता है, खास तौर से पूर्वी और पश्चिमी भाग में। ठीक है, इसी समय के अंतराल को, या फिर बोल सकते हैं समय के अंतर को कम करने के लिए पूरे भारत में एक ही मानक समय को माना गया है। और ये जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री। देखिए मैं मैप में यहाँ से बना रहा हूँ, लगभग डॉट, चूंकि थोड़ा सा टेढ़ा मुझसे जा रहा है, ऐसे थोड़ा सा सीधा लेने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे लगभग ऐसे। आप लोग हो सके तो स्केल रख के भी कर सकते हैं, है ना। देखिए ऐसे लगभग सीधा ही है ना। तो ये जो रेखा है यही है 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना गया है मानक याम्योत्तर रेखा। ठीक है, और यह रेखा जो है भारत के यहाँ पर थोड़ा सा और आगे में, यहाँ पर ये वाला भाग, ठीक है, इलाहाबाद के निकट एक जगह का नाम है नैनी। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ये रेखा जो गुजरती है, इसी स्थान पर हम लोग आने वाला जो समय होता है, मापने वाला जो समय होता है, जिसको कि समय को मापते हैं, इसी समय को हम लोग पूरे देश में एक समान मानते हैं। क्लियर। कभी कभी पुस्तक में ये भी लिखा रहता है मिर्ज़ापुर के निकट, हालांकि इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर या फिर नैनी सब आस ही पास है। ठीक है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर। ठीक है, क्लास 11 आप लोग भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जितना भी चीज़ है कंप्लीटली 11 क्लास में भी यही चीज़ को रिपीट करना है। तो 9 वाले तो हैं ही, साथ में आप लोग 11 क्लास को भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 का ही लगभग रिपीटेशन 11th में होता है। उसी प्रकार से 10th का भी रिपीटेशन 12th क्लास में होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हम अगला देखते हैं। अगला है इसके बाद में हम देखते हैं भारत की सबसे लंबी तटरेखा, है ना। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य को दर्शाएं। अब आप लोगों को मालूम है कि ये जो सी रीजन है, मतलब ये जो समुद्री भाग से लगा हुआ सभी राज्य है, तो कन्फ्यूजन स्टूडेंट का यहीं पर बढ़ जाता है कि इनमें से आखिरकार कौन सा राज्य होगा। ये तो खैर फिजिकल मैप है, मैं आप लोगों के सामने एक राजनीतिक मानचित्र ला के दिखाता हूँ। ये सामने में ये है, ठीक है, आई होप कि सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये पश्चिम बंगाल का सीमा काफ़ी छोटा दिख रहा है, उड़ीसा है छोटा, आंध्र प्रदेश ये वाला, ठीक है, इसी में तेलंगाना भी बना हुआ है यहाँ से लगभग, ठीक है, जो कि अभी तेलंगाना हो गया है। ये थोड़ा सा पुराना मानचित्र है, लेकिन फिर भी समझने के लिए उपयोगी है। इसके बाद में तमिलनाडु है, फिर केरल है, इधर में आ जाता है हमारा कर्नाटक, छोटा सा बीच में है गोवा, इसके बाद में महाराष्ट्र, और तब जाकर के गुजरात। ठीक है, तो सही उत्तर होगा गुजरात। क्यों? क्योंकि देखिए गुजरात की जो तटीय सीमा है काफ़ी घूमी हुई और टेढ़ी मेढ़ी और
सिकुड़ी हुई है, देखिए, है ना, काफ़ी। तो ये जो है ये देखने में काफ़ी छोटा लगता है बाहर से, लेकिन है काफ़ी लंबा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात। कैसे? देखिए, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू करके कंप्लीटली, देखिए, जैसे जैसे मेरा पेंसिल जा रहा है वैसे वैसे इसकी सीमा यहाँ तक है, जो पाकिस्तान तक मिल जाती है। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि सबसे जो लंबी तट रेखा है भारत की, वो कौन सा है? वो गुजरात का। देखिए, गुजरात की सीमा यहाँ से शुरू होता है, ऐसी ऐसी। क्लियर? अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को भारत के मानचित्र में दर्शाएं। अच्छी प्रश्न है ये। तो आप लोग को इतना तो मालूम होगा कि ये भारत तो है ही, ठीक है, और ये है क्या? छोटा वाला देश श्रीलंका, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ही एक जगह है यहाँ पर, छोटा सा, ये जगह है ना, ये छोटा वाला जो है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। मैंने लिख दिया है पाक जल संधि, ये यहाँ पर है, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला ये जल संधि। ठीक इसी प्रकार से भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला जो बोल सकते हैं मार्ग, ठीक है, या फिर जो भी द्वीप है वो है मन्नार द्वीप। तो नहीं होगा, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जो खाड़ी है, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर छोटा सा है, इसको हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी छोटा सा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, और शायद ये अंतिम प्रश्न भी है, कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि एक या दो ही केंद्र शासित प्रदेश पूछता है, कई बार नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर ऐसे ही करता है। हो सकता है दिल्ली को दर्शाने दे दे, चंडीगढ़ दर्शाने दे दे, इस तरह से और भी। तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। चूँकि अभी वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश 9 है। अगर बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि नहीं 7 है, तो 7 नहीं है, अब कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सा है, जरा नाम लिख ले हम। पहला है दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, लेकिन भौगोलिक रूप से चंडीगढ़ पंजाब में ही पड़ता है। हरियाणा की सीमा है, लेकिन वो पंजाब में ही पड़ता है, ठीक है। तीसरा है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। चौथा लद्दाख, लद्दाख। पांचवा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। छठा है दमन और दीव, ठीक है। सातवां है, सातवां बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो सातवां है वो है तो पांडिचेरी, लेकिन पांडिचेरी के अंतर्गत 4 प्रमुख जिले हैं जो भारत में एक ही जगह नहीं है,
थोड़ी थोड़ी दूरी पर है और अलग अलग जगह पर केंद्रित है। तो जैसे इसके 4 प्रमुख जिलों का भी नाम हम पहले लिख लेते हैं। 4 प्रमुख जिले। पहला वाला जिला का नाम है पुदुचेरी, पुदुचेरी। दूसरा जिला है कराईकल, कराईकल। तीसरा जिला है यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यनम। ठीक है। और चौथा जिला है माहे। ठीक है। पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। कराईकल हो गया, पुदुचेरी और कराईकल है तमिलनाडु में। यनम, यनम है आंध्र प्रदेश में, और लास्ट वाला जो माहे है ये है केरल में। क्लियर? केरल। 8वां जो है केंद्र शासित प्रदेश वो है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जबकि 9वां है हमारा लक्षद्वीप समूह। तो इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें से किसी का भी निरूपण भारत के मानचित्र में कई बार आता है और पूछता भी है। ठीक है। तो हम एक एक करके सबका निरूपण करेंगे। अब हम इसको पीछे की ओर पलट लेते हैं। इधर सबसे पहले है दिल्ली। अच्छा, एक मानचित्र हम राजनीतिक वाला भी ले आते हैं क्योंकि आप लोगों को राजनीतिक मानचित्र से भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। दिल्ली, ठीक है, यहाँ देखिए मानचित्र में दिल्ली, ये DELHI छोटा सा लिखा हुआ है, यही दिल्ली यहाँ पर है, ये यहाँ पर छोटा सा दिल्ली। ठीक है। और यही दिल्ली लगभग हमारा यहाँ पर है। ठीक है। तो ये हो गया दिल्ली। क्लियर? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश हमारा हो गया दिल्ली। देखिए इसको पीछे पलटते हैं जरा सा, यहाँ पर दिल्ली हो गया पहला। दूसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। पहले राजनीतिक के मानचित्र में आ जाते हैं। पंजाब, हरियाणा और पंजाब के भौगोलिक सीमा में है छोटा सा चंडीगढ़। ठीक है। पंजाब के भौगोलिक सीमा में है छोटा सा चंडीगढ़। तो यहाँ पर है हमारा छोटा सा, यहाँ पर ये हो गया हमारा चंडीगढ़। ठीक है। फिर है तीसरा, तीसरा है हमारा जम्मू और कश्मीर और चौथा है लद्दाख। ठीक है। चूँकि अभी हाल में ही जम्मू और कश्मीर जो राज्य है इसका विभाजन हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश इसी में हम लोग बांट लिए हैं। एक है हमारा यहाँ पर ये वाला भाग, ये है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। और यहाँ पर ये वाला भाग है लद्दाख, लद्दाख। जरा हम राजनीतिक मानचित्र में भी देखें तो ये वाला भाग, ये वाला भाग ये जम्मू कश्मीर है। तो ये जो छोटा सा इस तरफ वाला है, पेंसिल की मदद से भी समझे, यहाँ पर है जम्मू और कश्मीर और ये वाला कोना यहाँ पर क्या है, लद्दाख है। अब चौथा भी हो गया। 5वां देखते हैं। 5वां है हमारा दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली। ठीक है। पहले भौगोलिक मानचित्र में देख ले, छोटा सा जगह है यहाँ पर दादर नगर हवेली। देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है दादर एंड नगर हवेली, एकदम यहाँ पर ये छोटा सा।
यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर है ये वाला भाग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दादर और नगर हवेली, ठीक है। इसके बाद में अगला है हमारे पास में 5 हो गए हैं, ठीक है। छठा है दमन और दीव। छठा क्या है? दमन और दीव। तो दमन और दीव को भी देखें हम यहाँ पर। दमन और दीव एक साथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दमन है और दीव यहाँ पर है, छोटा सा। दमन है यहाँ पर एकदम छोटा सा सीमा पर है दमन, दमन, और दीव यहाँ पर है छोटा सा, यह है हमारा दीव। ये हो गया दमन और दीव। अगला हम देखें, फिर है पांडिचेरी। पांडिचेरी, पांडिचेरी में 4 जिले हैं, हम पहले ही बताए थे, पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एक एक करके। पांडिचेरी, ये यहाँ पर हम पहले बताए थे कि पांडिचेरी की राजधानी 4 जिले हैं, पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। तो पुदुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में है, यहाँ छोटा सा है पुदुचेरी और ये वाला है कराईकल यहाँ पर, ठीक है। तो पुदुचेरी और कराईकल यहीं पर है छोटा सा, मतलब यहाँ पर तमिलनाडु के मानचित्र में हम लोग देखेंगे यहाँ छोटा सा, ये है पुदुचेरी और यहाँ पर है कराईकल। पुदुचेरी, कराईकल, 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 ठीक है। फिर है इसका तीसरा जिला यनम। यनम देखिए यहाँ पर है, YANAM छोटा सा है, ये यहाँ पर यनम। तो हम लोग इसको भी यहाँ पर देखेंगे, यनम है यहाँ पर छोटा सा, ये यहाँ पर यनम। और चौथा जिला है माहे। माहे यहाँ पर है। यनम तो बता दिए थे कि आंध्र प्रदेश में है, माहे तमिलनाडु केरल में है, छोटा सा है, माहे केरल में है, यहाँ पर माहे है केरल में, केरल में, ठीक है। इसके बाद में अब है अगला है हमारे पास में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लास्ट वाला है लक्षद्वीप, 8वां और 9वां। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हम पहले ही बता दिए थे आप लोगों को, ये वाला है, यहाँ लिखा हुआ भी है, और यही हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है यहाँ पर। लक्षद्वीप समूह ये यहाँ पर है, जो ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप समूह यहाँ पर और यही हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? तो ये अब तक हमारा था भारत के मानचित्र में अध्याय 1 से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ इसके माध्यम से ग्रहण किए होंगे। तो इसी के साथ में हम यहीं पर अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है, यहीं पर। और देखते हैं फिर आप लोग इससे कितना लाभ ले पाते हैं। इसी तरह का ये वीडियो हम और भी बनाएंगे आप लोगों के लिए। फ़िलहाल यहाँ तक आप लोग करिए, ठीक है। और मेरा अनुरोध है कि आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लास 9, 11 और 12, मतलब 9, 10, 11, 12 आप सभी इस पर ध्यान दीजिए। इसी से रिलेटेड हम आप लोग को मटेरियल भी भेजते जा रहे हैं, फिर मैप का भी काम कर दिए हैं। प्रैक्टिस करिए। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेगा तो हम क्लास में आप लोगों से पूछेंगे, हो सके तो हम कॉपी भी ज़रूर से ज़रूर देखेंगे कि आप लोगों ने कितना काम घर बैठे किया है। तो ठीक है। और अगर कोई तरह का दिक्कत हो, चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो, तो मेरा मोबाइल नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में है। और इसके अलावा आप लोग और भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।